यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवताः। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत एकमात्र देश है जहां पर नारी की पूजा की जाती है। नारी तू नारायणी। तो आज महिला दिवस के पर्व पर हम आज से और आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी प्रतिष्ठित महिलाओं की कहानी आप तक पहुंचाएंगे जिन्होंने समाज में अपना एक अस्तित्व बनाया है, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, जिन्होंने हम सबको प्रेरणा देने का काम किया है। आपका जन्म और प्रारंभिक जीवन कानपुर में बीता जी। तो उस समय वहाँ का सामाजिक माहौल जिसने आपके व्यक्तित्व पे कैसा असर किया? अग्रवाल परिवार से हूँ तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा संस्कृति को महत्व दिया जाता है। धर्म से जुड़े हुए कार्य हैं वो वहाँ पर उनको प्राथमिकता दी जाती है। रामलीला कह लीजिए या जैसे भी कोई भी तरह से कृष्णा के हमारे फंक्शंस होते हैं, भागवत होती हैं और यहाँ तक कि स्कूलों में भी नाटक वगैरह करते हैं। तो आज की हमारी गाथा एक ऐसी महिला की कहानी है जिन्होंने समाज और संस्कृति को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। हम बात कर रहे हैं निधि गर्ग जी की, जो न केवल एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी और बहू है, बल्कि समाज की जागरूकता, एकता और सेवा की मिसाल बनी है। कानपुर से लेकर दिल्ली और मुंबई तक का उनका सफर, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक कार्यों के बीच संतुलन, महिलाओं को सशक्त करने का उनका जुनून हमें बहुत कुछ सिखाता है। आइए उनसे जानें कि उन्होंने सामाजिक संस्थाओं में अपनी अलग पहचान कैसे बनाई, किस तरह अपने समाज में एक नई लहर पैदा की और उनके जीवन की प्रेरणादायक गाथा क्या है। स्वागत करते हैं हम निधि गर्ग जी का। जय श्री कृष्णा। निधि जी, आपका जन्म और प्रारंभिक जीवन कानपुर में बीता जी। तो उस समय वहाँ का सामाजिक माहौल जिसने आपके व्यक्तित्व पे कैसा असर किया? एक्चुअली मैं एक अग्रवाल परिवार से हूँ तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा संस्कृति को महत्व दिया जाता है और कानपुर वैसे भी यूपी में आता है। यूपी शहर के लिए आप लोगों को सबको पता ही है कि ये शहर हमेशा से अपने जो भी समाज में प्रोग्राम्स होते हैं या समझ लीजिए जो भी धर्म से जुड़े हुए कार्य हैं वो वहाँ पर उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो मेरा पूरा बचपन उसी तरह से बीता है जहाँ मैंने हमेशा हर रामलीला कह लीजिए या जैसे भी कोई भी तरह से कृष्णा के हमारे फंक्शंस होते हैं, भागवत होती हैं और यहाँ तक कि स्कूलों में भी हम लोग वीर गाथाओं पे हम लोग ये नाटक वगैरह करते हैं। तो उनमें हमारा मतलब मैं हमेशा से बहुत आगे रही हूँ। स्कूल के उसमें मैंने पन्नाध्याय का त्याग में भी भूमिका निभाई है। तो उस मतलब वो सब बचपन मेरा उसी तरह से बीता है। हमेशा स्कूल में भी लीडर रही हूँ। ग्रेट, वो तो दिख रहा है। जिसकी वजह से मतलब ये एक प्रेरणा हमेशा से रही है कि भाई अपने साथ साथ दूसरों के लिए कुछ करना है। वो भाव मुझे वहीं से मिला है। मेरे माँ बाप ने भी हमेशा वही सिखाया है कि मतलब सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ो। जी जी जी, बहुत बढ़िया। निधि जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि रामलीला और ऐसे कई नाटक और कई चीजें होती थी जो आज अगर हम शहरों में देखें तो मिसिंग है। यस, नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इन चीजों का हमारे यूथ पर कैसे असर पड़ेगा और क्या हमें ये चीजें शहरों में भी चालू करनी चाहिए? एक्चुअली देखा जाए ना तो अभी हमारे समाज में ये बात का बहुत जागरूकता हो रही है। आज के आपने देखा होगा, आप भी आज काफी टाइम से हम लोग के साथ भी जुड़े हैं। तो जहाँ पर हम भगवान के रामलीला से लेकर भागवत कथा, इवन इफ रासलीला जैसे कार्यक्रम, इवन इफ अभी देखिए आप हाल में देख रहे होंगे कि जो हम समाज के भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें भी हम संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, परिवार का महत्व बताते हुए और भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करते हुए कर रहे हैं। तो ये जागरूकता आ गई है, बस उसे मेंटेन करना
आगे बढ़ाना वो हमारा दायित्व है, जी, जी। जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे लिए इतनी प्रेरणादायक है, आप ऐसी एक्टिविटीज करती है, क्योंकि मैं आपको कई टाइम से जानती हूँ और आप ऐसी चीजें करती है कि वो हमें भी प्रेरणा देती है कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। राइट। निधि जी, पढ़ाई के बीच, मतलब पढ़ाई को बीच में छोड़कर शादी के लिए दिल्ली जाना, ये चीज ने आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया और किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? एक्चुअली हमारा जैसे हमारे घर में ऐसा था कि भाई मैं घर की सबसे बड़ी बेटी जी। थी और मेरे माँ बाप कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी थे और साथ में उनको कंसर्न भी रहा कि भाई मतलब हमको हमारी जिम्मेदारियों से जल्द मुक्ति लेनी है। राइट। और हम मतलब चाहते हैं कि भाई तुम्हारी शादी कर दी जाए। उस समय जब ये मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल दौर था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती थी। मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए थे वो अरे टाइम पे। बाप रे। तो मुझे ये था कि मैं क्या मतलब हमेशा मुझे ये रहता था कि मैं 12th पास ही कहलाऊंगी। जी, तो मुझे वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत ही इरिटेटिंग था। ये लग रहा था कि एटलीस्ट 1 साल के तो एग्जाम दे दूं, फर्स्ट ईयर करेक्ट के एग्जाम दे दूं, उसके करेक्ट। बाद भी रहेगा तो कुछ तो मतलब रहेगा। लेकिन परिस्थिति और सबसे बड़ी बात हमारे मतलब मुझे एक बचपन से ये था कि मैं कभी भी अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी। उसकी वजह से भी मैंने ये डिसीजन लिया कि जो माँ बाप चाहते हैं कहीं ना कहीं उसमें हमारे लिए ही बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से ये हमने फैसला किया। बट उसके बाद कभी रिग्रेट नहीं हुआ उस चीज को लेकर, क्योंकि मतलब मैं मानती हूँ कि पढ़ाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को अपना कैरियर चीजें चूज करनी चाहिए। बट शायद मेरा कैरियर समाज के प्रति था, इसलिए मुझे उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आई कहीं भी। तो निधि जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, बिकॉज आई एम श्योर ऐसी कई महिलाएं होगी जिनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी होगी। तो आज वो एक फील करती है कि हम पढ़ नहीं पाए इसलिए हम कुछ बन नहीं पाए, लेकिन आपने आपकी पढ़ाई छोड़ने के बावजूद अपने आप को इतनी ऊंचाइयों तक लेके गए, ऐसे मुकाम तक लेके गए, तो ये कैसे किया, ये उन्हें भी जरा बताएं। देखिए प्रीति जी, मेरा इस मामले में ये मानना है कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें अपने डिसीजंस लेने में काफी हद तक हमको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। पढ़ाई का बहुत महत्व है। लेकिन जब अगर हमारे जहाँ हमारी बात आती है हमारी संस्कृति, हमारे परिवार के इच्छाओं की, बड़े बड़ों की इच्छाओं की, और परिवार का जो मतलब है कि वो कोई भी परिवार तब तक हमको नहीं इंसिस्ट करता है जब तक कि उनको ये होता है कि कोई भी हालात या कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती है जिसमें उनको अपने बच्चों को कुछ फोर्स करना पड़े। तो इस मामले में मैं बस इतना ही कहूंगी, जैसा भगवान जिस रास्ते पे हमें ले जाता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो इसको मानते हुए हमें ये समझना चाहिए कि शायद इसमें ही हमारी भलाई है, तो हमें उस हिसाब से अपना निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, आप बिल्कुल ही किसी भी तरह से तैयार नहीं है, तो माँ बाप से बात जरूर करनी चाहिए, उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि भाई मतलब देखिए हम इतना परिस्थिति है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमें भी ऐसा लगता है कि मुझे 1 साल दे दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो उस हिसाब से अगर उनको भी ठीक लगेगा तो आई थिंक वो पॉसिबल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, क्योंकि आजकल के बच्चे ना ये समझते हैं कि माँ बाप ने कुछ कहा तो वो गलत होगा या उनका रिएक्ट करना होता है। आपने इतनी खूबसूरती से ये चीजें समझाई कि कैसे बच्चों को अपने माँ बाप से मिल के डिसीजन लेना चाहिए, ताकि ना माँ बाप को बुरा लगे और ना ही उन पे कोई असर पड़े। बहुत बढ़िया। निधि जी, आपने अपने पति संदीप जी गर्ग के अपने कारोबार को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने का जो दौर था, उस दरमियान आपने अपना सहयोग उनको देते हुए किस तरह से भूमिका निभाई है? जब भी इन्होंने काम शुरू किया था तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़े परिवार में रहती थी। मेरा बड़ा परिवार था वहां पे दिल्ली में। तो उस परिवार को छोड़कर यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था वो दौर, क्योंकि मतलब पारिवारिक आदत थी, हमेशा से बचपन से भी हम परिवार के साथ रहे हैं। तो यहाँ के बहुत अकेलापन बहुत था,
जिसकी वजह से मतलब मुझे और मेरे बच्चे भी नहीं हुए थे वो टाइम पे। ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अकेलापन था। तो शुरू में तो मैंने इनको थोड़ा अकाउंट्स में और मतलब ये अकाउंट्स में ही मैंने इनको हेल्प करा था। ओके। उनकी अकाउंटिंग कैसे होती अरे है वाह। वो थोड़ा सीखी और उस हिसाब से मतलब उनको हेल्प करती थी। बट उसके बाद फिर भगवान की कृपा से मेरे को दोनों बच्चे हो गए। जी जी। तो मैं उनकी परवरिश में बिजी हो गई। कहीं ना कहीं समाज में भी एक कदम बढ़ा दिया था, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हमको स्कूलों में सब जगह पे हमें मतलब अपना अपना रोल देना पड़ता था। जी जी जी। तो जिसकी वजह से हमने वहाँ मतलब मैंने अपना पूरा ध्यान उधर शिफ्ट कर लिया और ये अपना पूरी तरह से व्यापार में लग गए। फैक्ट्री को बनाना, फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करना, जी, ये जी। उसमें रह गए। उनको सपोर्ट यही था कि मैं उनको कम से कम डिस्टर्ब करूं। ये बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि हर पति को ऐसा लगता है कि लाइक मैं काम कर रहा हूं तो मेरी पत्नी मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, मुझे सपोर्ट करनी चाहिए, और बखूबी आपने वो चीज निभाई है। लेकिन निधि जी, ये सारी चीज करते हुए भी आपने समाज को इतना महत्व दिया, समाज के कार्यों को इतना महत्व दिया, तो कहीं ना कहीं आपका परिवार डिस्टर्ब नहीं होता था? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे परिवार की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये परिवार मुझे हमेशा उल्टा मोटिवेट करता है। वो बार बार मुझे मतलब, बल्कि मैं अगर 2 दिन भी खाली बैठती हूँ तो वो मुझसे सवाल करते क्या हुआ, कुछ कर नहीं रही हो? आजकल कुछ चल नहीं रहा है क्या? तो मतलब उन लोगों का फुल सपोर्ट रहा है मुझे। इवन इफ मेरे हस्बैंड का भी हमेशा से रहा है कि जहां मेरे सपोर्ट की जरूरत है, जैसे भी मुझे करना है, मैं ऑलवेज रेडी हूँ। तो मेरे को मतलब परिवार के मामले में तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई है, उल्टा हमेशा उनकी तरफ से सपोर्ट मिला। तो ये हम लोग अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि हर पति संदीप जी जैसा हो, जो अपनी बीवी को सामाजिक कार्यों में या जो भी वो करना चाहती है उसमें पूरा सपोर्ट सिस्टम बने। राइट। निधि जी, आपकी अग्रवाल की कई धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, वहां पर महिलाओं का एक नेतृत्व बनाने का आपने प्रयास किया है, और जहां तक मैं समझती हूँ ये जनरली पुरुष प्रधान संस्थाएं होती हैं। तो आपने ये कार्य कैसे किया? मैंने जब भी इन संस्थाओं के साथ काम किया है, वहां पर मैंने कभी भी अपने आप को एज अ महिला मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है। मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हालांकि उसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं चाहती थी कि भाई आज मैं एक महिला हूँ जो उनके साथ दे रही हूँ। मैं वेरी श्योर थी कि भाई आने वाले वक्त में मेरे साथ पूरी एक फौज होगी जो कि मतलब मुझे साथ देगी, हमेशा मेरे साथ आगे से आगे कंधा से कंधा मिलाएगी। तो उस भाव से, और प्लस कहीं ना कहीं समाज में जो एक था, जब पुरुष प्रधान जैसे आपने बताया कि वाकई में जो संस्थाएं थी वो सब पुरुषों में थी। हमारे यहाँ जब मैंने एक फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी थी तो उसमें ये था कि मुझे भी, क्योंकि मैं हमेशा से समाज में छोटे छोटे कार्यों में, मतलब जैसे कि आपने नाम लिया धार्मिक संस्थाएं, तो हमारे सुंदरकांड मंडल है, श्याम कृपा मंडल है, इन सब में एज अ मतलब मेरी एंट्री हुई थी कि जब ये था कि वहां पर थोड़ा बहुत कुछ डेकोरेशन में हेल्प करना है या उनमें कार्यभार संभालना है, उनके मतलब जैसे छोटे छोटे कार्य होते हैं वो संभालने के मकसद से मैंने उनके साथ काम किया। उनको मेरा काम करने का तरीका और मेरा नेतृत्व बहुत अच्छा लगा। उनको कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये मतलब इनके सपोर्ट से बहुत अच्छे से हो पा रहा है। तो वहां मेरी जो शुरुआत हुई, उसके बाद फिर हमारे जो अग्रवाल समाज है, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और अग्रोहा विकास ट्रस्ट, इन दोनों संस्थाओं में हम जब मैंने उनके साथ शुरुआत की थी, तब उनको ये था कि भाई ये ऐसे है जो कि हमारे साथ भी चलेगी और साथ साथ में अपनी लेडीज को भी आगे लाएगी, उनके साथ भी काम करने में बहुत कंफर्टेबल होगी, ऐसा उनका भाव था, जिसकी वजह से मुझे उन्होंने जोड़ा। और वही जो मेरी एक शुरुआत थी, जहां पर
पहली मीटिंग में मुझे मेरे हस्बैंड ने ये कह के सबको इंट्रोड्यूस किया था कि भाई किसी भी संस्था को चलाने के लिए तन मन धन चाहिए होता है। जी जी। तो मैं धन तो दे सकता हूँ पर मैं तन और मन नहीं दे सकता हूँ। मेरा वो कार्य ये करेगी। अरे वाह, बहुत ब्यूटीफुल। तो उस वजह से, उस बात की वजह से कहीं ना कहीं मैं उसके बाद से ऐसा हो गया कि मैं जुड़ती चली गई। अरे वाह। और धन सपोर्ट इनका रहता था। Correct. तो मतलब इस तरह से मेरा जो ये समाज में आज आना हुआ जी। उसका मेन मकसद यही था, कारण यही था कि भाई इस तरह हम बढ़े आगे। आई एम श्योर आपने आपकी समाज की कई औरतों को प्रेरित किया होगा आगे आने के लिए, क्योंकि वो पहले हेजिटेट करती होगी, लेकिन आपको देख के उनके मन में भी आया होगा कि नहीं, हम भी जुड़ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। Right. तो ये बहुत बढ़िया आपने किया है। और मुझे लगता है आज हमारा जो ये एपिसोड है वो आपका पूरा अग्रवाल समाज भी देख पाएगा, तो वहां भी की कई स्त्रियां ऐसी होगी जो जुड़ना चाहती होगी, तो आपसे प्रेरणा मिलके वो भी और जुड़ेंगी और कार्य करेंगे। जी निधि जी, तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे समाज की या आपके समाज की, जैसे महिलाओं की बात करें तो उनकी भागीदारी समाज में बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो नहीं हो पाती। तो आपने उन भागीदारी बढ़े, महिलाएं अपना कार्य इसमें और कर पाए, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए और आपको उस दौरान क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए? एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो ये समाज है इसमें महिलाएं पहले बहुत कम आ पाती थी, बट अब महिलाएं भी जुड़ रही हैं। उसमें उनको प्रेरणा जो है वो ये बाकी महिलाओं को एक दूसरे को देखकर ही आती है। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव आ रहा है उसका प्रमुख कारण यही है कि आज स्त्रियां या हमारा जो मतलब कल्चर है वो स्त्रियों को संभाव दे रहा है। राइट। और वो संभाव देते हुए, उस मान सम्मान को देते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा देश भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से मतलब देखा जाए तो ये महिलाएं जो अभी भी आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को कदम नहीं उठा पा रही हैं, मैं उन सभी महिलाओं को भी यही कहना चाहूंगी कि आप एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। एक दूसरे को जब आप सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम बन जाएगी। और ये मेरा जो टीम का एक उदाहरण है, ये हमारा एवीटी जो महिला समिति है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इसमें मेरे पास हर वर्ग की महिलाएं हैं, जो कि मतलब 60 प्लस भी हैं, 50 भी है और 30-35 वाले भी हैं। तो वो सब मिलके एक लीड करती हैं, एक प्रोग्राम, कुछ मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करती हैं, समाज के लिए भी करते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग गौशाला, वृद्धाश्रम, ये सब भी हम लोग मतलब साल में एक जरूर करते हैं। तो ये एक मतलब ऐसा था कि भाई इस तरह से हमारा जो समाज है उसमें जब हमने सब तरह के एज वाली लेडीज को रखा, उनके साथ में काम किया, तो वो एक कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग बढ़ गई, एक पारिवारिक एकता भी मिलती है हम लोगों को, और साथ साथ में समाज भी बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ये है कि भाई हमको कोशिश करनी चाहिए कि हर समाज में, जैसे कि मैं तो पुरुष प्रधान समितियों को भी यही कहती हूँ कि आपकी समिति में 2 से 3 लेडीज भी होनी चाहिए, ताकि उनके कई चीजें ऐसी होती हैं जो उनके विचार जरूरी होते हैं उस समय और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और काफी काम ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में लेडीज ही करती हैं, और वो लेडीज जब अगर साथ में बिल्कुल बैठ के डिसीजन लेते हैं और करते हैं तो वो काम में और निखार आता है। निधि जी, आपने ये इस बात इतनी सही कही कि पुरुष प्रधान समितियों में भी महिलाओं का हिस्सेदारी, योगदान होना चाहिए, क्योंकि आज तो हमारे प्रधानमंत्री भी अपने पार्टी में, अपने जो कमेटी होती है उसमें काफी हद तक महिलाओं को इन्वॉल्व करते हैं। और ये विजन बहुत सही है कि महिलाएं अगर साथ में जुड़ती है तो कुछ एंगल जो महिलाओं का होता है उससे समाज को ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ज्यादा अच्छी तरह से उगारा जा सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और निधि जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये दौरान जब आप ये सब कर रहे थे तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आई एम श्योर कुछ ऐसी चीजें रही होगी, अपोज हुए होंगे, कुछ तो हुआ होगा जिसका आपने सामना करना पड़ा होगा।
जी बिल्कुल, एक्चुअली उस समय बहुत सारे ऐसा था, क्योंकि मैं मुझे नहीं पता, इससे पहले भी होंगे समाज में होंगे लोग, बट जहां मैंने शुरुआत की थी वहां पर जब हमारा शुरुआत हुआ तो ये होता था कि भाई उन लोग मुझे शामिल करते थे मीटिंग्स में भी, और मेरे विचारों को बहुत अच्छे से मतलब ये रिस्पेक्ट करके करते हुए उस काम को बढ़ाया जाता था। तो उस टाइम कुछ चेहरे थे ऐसे जो ये कहते थे कि भाई ये लेडीज को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, इनका क्या मतलब है, लेडीज तो घर में बैठने के लिए होती हैं, घर के लिए होती हैं, हमारे साथ में क्या मतलब है। कुछ कुछ ने उस टाइम पे ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई हम नहीं मीटिंग में जाएंगे, वहां तो लेडीज को भी बैठाते हैं, हमें क्या मतलब है इस बात का। शुरुआत दौर वैसा था, बट उसमें काफी ऐसे भी सपोर्टिव लोग थे जिन्होंने उन लोगों को समझाया कि भाई अगर आज हम एक परिवार में रहते हैं तो परिवार तब तक पूरा नहीं है जब तक कि आपके घर में एक औरत नहीं है, और जब आप परिवार संभालने की जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर डाल सकते हैं तो समाज के लिए क्यों नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब ये सब हुआ तो तब उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने, तो जिसकी वजह से आज हम ये समिति में, हर एक समिति में आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में एक महिला समिति जरूर लिखा होता है, जरूर लिखा होता है, और वो महिला टीम नारी शक्ति के नाम पे चाहे जैसे भी संगठन बन रहा है और सुधर रहा है। जी, जी, जी। तो मैं मेरे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, ऐसी कई महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती है लेकिन डर के मारे बैठ जाती है। तो निधि जी का हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी अपोज हो, लेकिन अगर अपना निश्चय दृढ़ है तो हम कुछ भी कर सकते जी हैं। तो निधि जी आगे बढ़ते हुए, आपको मैंने देखा है, मैं आपको कई टाइम से जानती हूँ एंड काफी एक्टिविटी में आपके साथ जुड़ी जी थी। आप इतनी सारी एक्टिविटीज करती है, तो मुझे ये हमेशा से रहा है कि ऐसी क्या-क्या चीजें आप करती है समाज के लिए, और आई एम श्योर हमारे दर्शक मित्रों को अब तक जो सुना, उनको भी ये लग रहा होगा कि कुछ जाने एक्टिविटी, ताकि वो भी प्रेरित हो। तो आप अगर उस पे थोड़ा दृष्टि डाल सके और बता सके हमें कि आप क्या-क्या कार्य करते हैं। देखिए, हमारे जो संस्था है अगर गृहा विकास ट्रस्ट महिला समिति, ये हमारे जो कार्यक्रम रहते हैं हमें केंद्र की तरफ से गाइड किए जाते हैं ओके। कि मतलब आपको साल में 4 प्रोग्राम करने हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, अन्नपूर्ण योजना के तहत भी करने हैं, कुछ आप मतलब डिवोशनल भी कर सकते हैं। तो जब से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और इनके जब कार्य कर देखे हैं मैंने, जी। उनमें काफी हद तक हमने ये कोशिश करी है कि हम जो भी प्रोग्राम करें, जैसे कि हमने मतलब 2022 में जब हमने ये बीड़ा उठाया था, दिसंबर से के बाद से, सॉरी 22 में हमने मेरे को कार्यभार दिया गया था, बट आई थिंक मैंने शुरुआत हमने की थी 23 से। तो हमारा 23 जनवरी से हमने अपनी शुरुआत की, जहां हमने सबसे पहले तो हम इको विलेज वृंदावन गए थे, जो मतलब जो कि हम पिकनिक के तौर पे हमने वो करा था। बॉन्डिंग जरूरी थी, कहीं ना आपको इंट्रोड्यूस करना था और लोगों को भी समझना था कि, तो वहाँ वो बहुत ही अच्छी शुरुआत थी हमारी। कुछ त्रुटियां थी जिससे हमने सबक लिया, बट मतलब उस समय, लेकिन हमारा सिर्फ भाव उस समय यही था कि हम कैसे करके एक एवीटी जो हमने परिवार बनाया है आज, उस समय मेरे अंडर में 230 लेडीज थी हमारे साथ में, मतलब जो संस्था को में थी, तो उनको कैसे एक साथ लाए, उनके साथ कैसे हम मतलब एक, तो हमने वहां से शुरुआत किया। उसके बाद हमारा कार्यक्रम हमने अग्रोथॉन करके किया था, जो कि बहुत सालों के बाद महिलाओं का कुछ ऐसा कार्यक्रम जहां महिलाएं मस्त होके खेल रही थी, गेम्स को एंजॉय कर रही थी, और वो भी ऐसे गेम्स जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। तो उसने बहुत एक छाप छोड़ी
कि भाई मतलब जो लेडीज कभी इतना बच्चों के पीछे भागती थी या बच्चों को स्पोर्ट्स क्लब ले जाना या उस समय जब उन्होंने वो खेलने का रखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत मजा आया। तो उन्होंने मतलब ये कहा कि भाई हमको एवीटी में जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कार्यक्रम भी हमारा काफी अच्छा था। उसके बाद आपके साथ मुलाकात हुआ जहाँ पर हमने हमारे हिबड़े में नाचे मोर किया। उस कार्यक्रम में तो आपने खुद ने भी देखा कि किस तरह से हमने संस्कृति और चीजों को संस्कृति को संतुलन किया और सबको मतलब सांस्कृतिक भी हमने काफी सारे उसमें पहलू रखे थे, जिसमें आपके मन के भाव और दर्पण के रूप में आपने जो रिश्तों की मतलब हमने गरिमा के बारे में भी सब पूरे डांसर्स वगैरह रखे थे और जो ग्रैंड शो हमारा था ब्यूटी पेजेंट का जो आपकी बदौलत था। तो मतलब वो हमारा एक सांस्कृतिक इवेंट था। उसके बाद फिर हमने जैसे कैंसर अवेयरनेस रखा था। उस कैंसर अवेयरनेस में भी हमें इतना मतलब इतने लोगों ने आके हमको धन्यवाद किया कि भाई मतलब हमको इस अवेयरनेस से ये फायदा हुआ कि हमें कहीं ना कहीं समझ में आया कि भाई कैंसर मतलब जितना हम लोग डर के मारे नहीं लेते हैं, उसके लिए हम ट्रीटमेंट्स के लिए नहीं जाते या हम उनका डायग्नोस करने से भी डरते हैं, तो उसमें डरने की बात नहीं है, उसको जरूरी है करना। तो वो बहुत अच्छा रहा हमारा। उसके बाद फिर से हमने 2024 में नए साल की शुरुआत किया, तो हमने पैजामा पार्टी बोल के हमने की थी। वो भी एक मतलब इतना एंटरटेनिंग प्रोग्राम था कि उसमें हर लेडीज को मतलब ये लग रहा था 60 प्लस वाली लेडीज भी इंजॉय कर रही थी कि वो सबसे ज्यादा इस बात से एक्साइटेड थी कि भाई हम पैजामा पहन के हम कहीं पार्टी में जाना है। हम पार्टी में जा रहे हैं और मतलब हमारी बहुएं जाती है किट्टी में, आज हम ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ हम पैजामा पार्ट बन के जा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और इसी तरह फिर हमारे आगे भी कार्यक्रम रहे जिनमें हमने फिर उसके बाद हमारा जो ये संस्था है इसने रासलीला का कार्यक्रम में सहयोगी संस्था बनी हमारी, क्योंकि उसमें भी हमारे ही लोग थे तो कहीं ना कहीं हमें जुड़ना ही था, तो हम उसमें जुड़े। फिर हमने जुलाई में आई थिंक हमने एक और नया इन्वेंट करते हुए कि हमेशा समाज में तीज पे डांसेस और उन चीजों को रखा जाता है और वही किया जाता है, तो हमने उसको थोड़ा सा अलग सोच बनाते हुए हमने फ्रेंडशिप डे को कंबाइन करा और उसको कंबाइन करके हमने पूल पलूजा करके इवेंट किया। वो इवेंट में भी हमारा मेन यही था कि लोगों को एक पिकनिक आउटडोर चाहिए थी, हमने वो भी ध्यान में रखा और साथ में जो लेडीज कभी भी पूल के नाम पे एंजॉय नहीं करते हैं उन सबको जोड़ा और उन्होंने काफी एंजॉय किया। तो वो भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और फिर लास्ट में हमारा जो कार्यक्रम था अभी अक्टूबर में हमने नवंबर में किया, उसमें हमने ये साउंड मेडिटेशन था हमारा। बिल्कुल मैं आप पार्ट बने थे। राइट। वो भी मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुकून देने वाला कार्यक्रम था और उसमें जो दीपदान था वो भी बहुत ही मतलब मैं मेरी टीम का सबसे ज्यादा यही रहा कि हमेशा मतलब वो टीम में कुछ हटके चाहिए और साथ में मतलब अपनी संस्कृति को छोड़ना भी नहीं है, तो वो सब जो मिला के एक कार्यक्रम बनता है और उसपे के पीछे की मेहनत होती है वो मेरी टीम बहुत बखूबी उस चीज को निभाती है। कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्रिएटिव। और फिर उसके बाद लास्ट कार्यक्रम तो हमारा ऐसा ये हमने अच्छा हाँ बीच में हमने गौशाला में भी जो कि मेरी 2-3 साल से एक इच्छा थी कि मैं गौशाला में 56 भोग लगाऊं, तो वो कार्यक्रम भी बहुत सुकून दिया बिकॉज हमने वो पितृपक्ष में किया था और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में अगर हम गायों को चारा देते हैं या उनका कुछ उनको खिलाते हैं तो वो सीधा पितरों को मिलता है, उन तक पहुंचता है।
तो कहीं ना कहीं उस भाव को जोड़ते हुए हमने पितृपक्ष में जो 56 भोग लगाया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी संस्था के एक एक लेडीज, जो कि आई थिंक 200+ लेडीज हैं, उन्होंने सबने कुछ ना कुछ बना के लाया। और वहां हमने पूरा, मतलब ऐसा था कि हमें लोगों को रोकना पड़ा, बस और मत करो, आगे कभी करेंगे। अभी जितनी गाय हैं उनके हिसाब से हमने भरपूर लिया है। तो आप ये समझिए, उसमें हमने जितना हमने गायों के लिए किया, हमारे पास इतना आया कि हमने उतना ही, वहां पर वृद्धाश्रम था, वहां भी गए हम, और वहां भी जाके उन लोगों को सब दे के आए। तो सब लेडीज को ये था कि भाई एवीटी के बदौलत आज हम लोग वृद्धाश्रम और गायों का, मतलब पितृपक्ष के मौके पे कर पाए, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद लास्ट हमारा कार्यक्रम जो था वो ब्यूटी पेजेंट का, जो कि सेंट्रल का प्रोग्राम था, बट वो सेंट्रल का प्रोग्राम नहीं होकर हमारा पर्सनल प्रोग्राम था, हमने उस हिसाब से किया, काफी अच्छा था। और उसमें आपकी जो भूमिका थी वो भी बहुत अहम थी, और आपकी वजह से हमारा भी थाना ग्रूमिंग टीम का नाम हुआ। मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा आपसे जुड़कर कि मैं हमेशा बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन आपका जो परिवार है ना, बहुत अलग है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत यूनिक है। और एक एक इंसान, उसमें हर कोई इंसान आप ले लो, इस तरह से जुड़ता है जैसे, और अपना बना लेता है। तो मुझे भी इतना अच्छा लगा जुड़ के। और मैं यहाँ पर, आपने मुझे रेखा जी को भी इंट्रोड्यूस करवाया। रेखा जी और आपने मिलके जो मुझे सपोर्ट दिया, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने प्यार से किसी ने वो किया हो। बहुत प्यार से आपने किया। आप में ममता, करुणा सब है। क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ निधि जी आपको कि आप बहुत प्रेरणा देती हो। आज मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ये फील करती हूँ कि आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, पॉजिटिविटी होती है, और आप भगवान को हमेशा साथ लेके चलते हैं। तो आप जिस किसी के साथ जुड़ जाते हैं ना, उसका कार्य फतेह ही होता है। ऐसा नहीं है। देखिए कैसे होता है कि आपने सुना होगा ना कि चुंबक दोनों तरफा होता है। तो कहीं ना कहीं आप खुद में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लोगों को एक प्रेरणा भी देते हैं, और साथ साथ में एक जुड़ाव फील कराते हैं। मतलब आई थिंक आपको बहुत ज्यादा नहीं, हम 1-1.5 साल से जानते हैं, हम लोग 1.5 साल से, बट वो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना पुराना कितना पुराना रिश्ता है। और एक मतलब आपके में भी मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि भाई आप भी कैसे कि समय के बहाव के हिसाब से आप जिस तरह से भी, आपको हम लोग कहते हैं, आप उस तरह से मोल्ड होते हो। तो एज अ मतलब हमारे जुड़ाव कभी भी प्रोफेशन वाला रहा ही नहीं आपके साथ में। तो मतलब वो इसलिए मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई अपना है जिसके साथ में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कुछ कहीं वो नहीं है। तो मतलब इसलिए मुझे भी जुड़ के बहुत अच्छा लगा कि भाई मतलब, और ये हमेशा ये मैंने देखा है कि भाई हम लोग एज अ पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो एक वो हमारे बीच में कनेक्टिविटी होती है, कुछ अट्रैक्ट करता है, और वो चुंबक आप हो। तो अपने दर्शकों को ये बता दें, थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे, ये हम उस चीज की बात करें कि कुछ एक्टिविटी में जहाँ पे मैंने ग्रूमिंग किया है उनके समाज की लेडीज के लिए, तो हम उसी के बारे में ये चर्चा कर रहे थे। थोड़े बह गए थे हम, इमोशनल हो गए थे। बट निधि जी, आपकी पूरी जिंदगी मैंने जिस तरह से समझी है या समझ पाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो आने वाला यूथ है, यूथ को आज अगर हम देखें तो आज ऐसे एनालिसिस भी आते हैं कि 70% यूथ डिप्रेशन में है, या कुछ सामाजिक डिस्टेंस की प्रॉब्लम से, या कुछ ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं। तो आप उन यूथ के लिए क्या कहना चाहेगी कि वो ऐसा क्या करे, या वो ऐसे कैसे जिए जिसकी वजह से उनके जीवन में कम से कम स्ट्रेस आए और कुछ कर सके लाइफ में? एक्चुअली होता क्या है, आज के बच्चों के ऊपर जितना प्रेशर पढ़ाई का है, उतना ही जैसे ही वो पढ़ाई खत्म भी नहीं करते हैं, उससे पहले ही वो मतलब अपने जॉब, अपने इंटर्नशिप, अपनी चीजों में
इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक इजी वे आउट ये हो जाता है कि अरे भाई हम तो बिजी हैं, हम समाज के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इतना बोल सकती हूँ कि भाई हम अगर कुछ भी ठान लेते हैं कि हमको ये करना है, तो आई थिंक सर हमारे प्रकृति भी हमको उस चीज के लिए मदद करती है। तो सबसे पहले आपको उस प्रकृति की रिस्पेक्ट करते हुए आपको उस प्रकृति से ही ये सवाल का जवाब सबसे पहले मांगना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों की आज की जो जनरेशन है, या समझ लीजिए आगे जो अब आने वाला समय आ रहा है, ये पूरा टाइम या तो पढ़ाई कर रहा है या फिर जॉब में बिजी है, और मोबाइल और मोबाइल तो देखिए आज के टाइम में हम सबके लिए भी सेम बात है। लेकिन क्या होता है कि मोबाइल का जो रिश्ता है वो रिश्ता आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, वो मोबाइल तक ही सीमित रहेगा। एक बार मोबाइल की बैटरी गई या नेटवर्क गया तो आपका कनेक्शन लूज। तो मतलब मैं खुद भी ये बिलीव करती हूँ कि फिजिकल जरूर बॉन्डिंग होनी चाहिए, और वो फिजिकल बॉन्डिंग तभी बढ़ेगी जब आप कुछ समय चुराएं अपना, ज्यादा नहीं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप मैक्सिमम डे में रखें, जहां आप थोड़ा बहुत कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, या समझिए सेल्फ में, मतलब अभी जैसे कि मेरे घर में भी एग्जाम्पल है, मेरा बेटा है वो इस टाइम फुल ऑन लगा हुआ है काम में, मतलब उसका पूरा टाइम ये होता है कि काम काम काम, लेकिन उसने अपना एक जो फ्रेंड सर्कल है वो मेंटेन करता है वो उस चीज को, और उसके साथ साथ में वो ये कोशिश करता है कि मैं रोज एक एक्टिविटी ऐसी करूं जहां पर मैं 4-5 लोगों के साथ में कुछ गेम खेलने जा रहा हूं, एंड मतलब जैसे आजकल उसका लेटेस्ट चल रहा है पिकल बॉल तो वो जुड़ाव रखता है। इसी जगह पे मेरी बेटी है, वो थोड़ा मतलब उसको टाइम रहता है, उसके पास मतलब ये रहता है कि भाई मतलब अपने लिए भी टाइम निकाल रही है, तो वो मोस्टली कोशिश करती है कि परिवार के लोगों से, इवन इफ आसपास में जैसे मेरी सोसाइटी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे लोग, उनको जैसे हेल्प कर सकती है तो वो करती है। और आजकल तो उसने एक बहुत नया, मतलब कहीं ना कहीं मैं अपना बचपन देख पा रही हूँ, अपने वो दिन देख पा रही हूँ कि आज वो इतनी धार्मिक विचारों में और इतना वो मतलब शिव भक्ति उसके अंदर है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका जुनून ये है कि मैं कैसे मतलब मैं सारे तीर्थ करूं। तो ये मतलब बदलाव मेरे को बहुत, मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो मुझे इससे ये लग रहा है कि अगर बच्चे चाहें तो कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। खासकर बच्चों को ये चॉइस लेनी चाहिए कि हम धर्म से जुड़ के, हम साथ में, हमको अपनी संस्कृति में क्या चल रहा है वो जरूर पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, थोड़े बहुत चीट करने चाहिए कि वही जहां आप अपने बिजनेस, अपने काम, अपने बाकी चीजों से थोड़ा समय निकाल के थोड़ा फिजिकल, अपने लिए फिजिकल लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए। और वो हमारे जैसे कि हम लोग आजकल कर रहे हैं, हमारी लेडीज हैं वो भी, मतलब ये होता है कि हम किट्टी से ज्यादा बिलीव करते हैं कि हम समाज का कुछ करेंगे। मैं भी कभी भी किट्टी फैन नहीं रही हूँ, मैं मतलब ज्वाइन भी नहीं करती हूँ। मेरा हमेशा ये है कि किट्टी की बजाय हम 1 घंटा सत्संग करते हैं, वो चलेगा। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हर माँ बाप को बच्चों में अपनी संस्कृति से जुड़ाव लगवाना ही चाहिए, और धर्म से अवेयर करना चाहिए। धार्मिक मतलब ये नहीं होता है कि पूजा पाठ ही करते रहे, राइट, बट हमारा सनातन धर्म क्या है इसके बारे में भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि उससे जितने जुड़े रहेंगे डिप्रेशन में कम जाएंगे। राइट, बिल्कुल 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 यही है। हम जब संस्कृति में देखते हैं, आज हम राम जी का अगर जीवनी देखते हैं या कृष्ण जी की देखते हैं, कितना स्ट्रगल है। उन्होंने कभी भी उस मतलब जीवन का सुख बोल के उन्होंने नहीं लिया। तो आप ऑटोमेटिकली अगर आप उनका इतिहास पढ़ोगे या उनके बारे में जानोगे तो आपको सब तभी आपको डिप्रेशन में जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी आप कर रहे हो या जैसे भी सब चल रहा है वो यहीं रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है, जाएगा सिर्फ आपके विचार। तो
तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो अपने पीछे का उसमें जरूरी नहीं है कि आप मंत्र जाप करो, जरूरी नहीं है कि आप उनकी मतलब कथाओं को बहुत विस्तार से समझो, बट उनके बारे में जब आप थोड़ा भी पढ़ते हो तो आपका खुद का इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो इंटरेस्ट ही आपको आगे लेके जाता है, उससे आपको निकालता है जब कभी आपकी तकलीफ आती है। मैं तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। मुझे कई बार बहुत लोगों ने बोला इस भगवान को करेंगे ना तो ऐसे होगा, वो भगवान का पाठ करेंगे तो, इवन इफ मेरे घर में भी जैसे कुछ भी रहता है, हमारे फैमिली में भी सबको रहता है, सुंदर कुछ भी प्रॉब्लम आया सुंदरकांड पाठ कर लो, ये कर लेते वो कर। मैं उसमें थोड़ा सा अलग हूं, जबकि लोगों को लगता है मैं बहुत धार्मिक हूं। मैं विचारों से धार्मिक हूं, लेकिन मैं मंत्र जाप करना और उनमें बिलीव कम करते हुए मैं भगवान के प्रति कनेक्टेड फील करती हूँ। मैं हमेशा जैसे भगवान भी मैं सबसे पहले अपना कान्हा को ही अपना दोस्त मानती हूँ और मैं अपनी हर चीज उनके आगे शेयर करती हूँ। मतलब शायद कुछ चीजें ऐसी होती होंगी जो मैं अपने परिवार में भी शेयर नहीं करती होंगी, वो पहले उनसे ही करती हूँ और मुझे पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली आंसर मिलते हैं। तो उस वजह से मेरा जुड़ाव इतना बढ़ गया कि भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मन में कृष्ण को रखना, मन में कृष्ण के बारे में सोचना और मन में उनके भाव रखना ही काफी होता है। मंत्र अपनी जगह है, मंत्र देखिए जो कर पाए, आज के जीवन में थोड़ा सा अभी हमारे लिए डिफिकल्ट है, ये बात मैं साफ बोल सकती हूँ कि मंत्रों के द्वारा मतलब ये सोचना कि मैं प्रभु को रिझा पाऊंगी वो थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। बट आने वाले टाइम में मेरा जरूर ये है कि मैं धीरे धीरे उस तरफ भी जाऊंगी। जी नहीं बिल्कुल सही, आपकी बात बहुत मतलब कनेक्ट करती है, क्योंकि मैं बीच में प्रेमानंद जी महाराज को सुन रही थी तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात कही कि आप चाहे मंत्र कर सको या ना कर सको पर नाम जाप को पकड़ के रखो, ये आपको तार देगा। तो कहीं ना कहीं आपने कृष्ण को ऐसे पकड़ा है कि वो आपको बिल्कुल तार रहा है। नहीं तार ही रहा है जी, बिल्कुल। तो निधि जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपकी ये पूरी जर्नी में क्या क्या ऐसी सीख रही जो हमारी दर्शक महिलाओं के साथ आप साझा करना चाहेंगी, और भविष्य में आप कैसे सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ना चाहेंगी? हमारे जो कार्यक्रम रहते हैं उनमें समाज को तो हम जोड़ते ही जोड़ते हैं, वहां पर महिलाओं का भी एक अपना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत अहम पार्ट होता है। तो बस मैं अपनी महिलाओं से यही अपील करना चाहूंगी कि जब भी कभी आप किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं, मैं मानती हूँ कि भाई घर से निकलना, घर के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए समाज में आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हमारे को उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा समय निकालकर हमें जरूर उसमें अपना योगदान देना चाहिए। और भविष्य में मैं अपनी संस्थाओं में भी ये चाहती हूँ कि जितना हम लोग भगवान का प्रचार कर रहे हैं या भगवान के साथ साथ हम संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमको इंसानियत को जोड़ते हुए कुछ कार्यक्रम ऐसे करने चाहिए जहां पर हम लोग, जैसे कि गौ सेवा है, जैसे कि हमारा वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, इन सब सेवाओं को भी प्राथमिकता देते हुए जब भी कोई इवेंट करे, कार्यक्रम करे, तो कोशिश करे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा। अभी जैसे हमारा एक स्कूल का प्रोजेक्ट भी चलता है जहां पर हम स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म्स देते हैं हर साल, मतलब पिछले थिरानी स्कूल में पिछले 3 साल से हम लोग दे रहे हैं। तो वहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 35 बच्चे हैं जैसे, तो वो उनको मतलब वो यूनिफॉर्म्स उनको नहीं मिल पाती है, उनके वो लोग स्लम एरिया से आते हैं, तो वो उनको देते हैं। तो वो पैसा जो सही तरीके से हमारा जो यूज होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सबसे पहले उन लोगों को बचाइए जो आपसे निम्न है, उनको आगे लाइए हाथ पकड़ के। उसको जब आप ऊपर रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा समाज जो है और समाज को, लोगों को भी ये मालूम पड़ेगा कि ये समाज ना सिर्फ अपने मस्ती में, अपने सिर्फ अपने
प्रभु का गुणगान करने के अलावा इंसानियत को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। जी। तो वो एक बहुत जरूरी है कि हर संस्था में ऐसे कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। कैंसर अवेयरनेस जैसे आजकल की बीमारियां हैं, इनसे लड़ने का भी बहुत जरूरी है कि होना चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आज की यूथ को भी उसमें शामिल करें, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा लेकिन करें। तो वो हम, क्योंकि आज हमको पता है कि हम जिस परिस्थिति में है या जिस आज हमारी जिस जो एज है, हमें आगे फॉरवर्ड करना ही है। तो वो हम तभी पास ऑन कर सकेंगे जब हम खुद उसको ग्रैप्स करेंगे। बिल्कुल। तो महिलाओं से यही एक मेरा है निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा निकलिए, टाइम दीजिए, और संस्थाओं में कुछ नहीं तो आप एक मेंबर बन के, एक मेंबर बन के एटलीस्ट आप साथ तो दीजिए। करेक्ट। उनमें आप जब मेंबर बन के साथ देंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब वो समाज को भी प्रेरणा मिलती है, उनको भी सपोर्ट मिलता है। जी। तो वो अपने कार्यक्रम अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि वेयर गॉड कुड नॉट रीच ही मेड मदर। और स्त्रियों को ऐसी पावर है कि वो रिक्रिएशन कर सकती है। तो उस पावर को यूज करते हुए समाज को जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। निधि जी, आपसे बात करते हुए कहाँ वक्त निकल गया पता ही नहीं चला, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ये बातचीत से मुझे तो प्रेरणा मिली है, पर हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत सुनकर प्रेरणा मिलेगी, और वो आप जैसे चाहते हो कि समाज में आगे आए और कुछ करे, तो आई एम श्योर कि आप भी करोगे इनकी बातों से प्रेरणा लेकर। धन्यवाद प्रीति जी। आपके सब आपने जो आज ये पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे भी एक मौका दिया जहां मैं समाज से रूबरू हो सकूं, जहां मैं अपने विचार रख सकूं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी निधि गर्ग जी की प्रेरणादायक गाथा। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखा, बल्कि अपने नेतृत्व क्षमता से समाज में एक नई लहर पैदा की। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो और संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। हमें भी हमारे आसपास के समाज के बारे में सोचना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, और विशेष रूप से महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। निधि जी और उनकी यात्रा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम आशा करते हैं कि हमारी ये बातचीत भी आपको प्रेरणा देगी। आपने मिस्टिक भारत गाथा सुनी। मैं प्रीति मन्यार हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये बातचीत और ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक गाथा के साथ। तब तक अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, समाज के लिए कार्य करें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।